जय हिंद साथियों। ये प्रारंभिक परीक्षा जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसकी जो यूनिट 10 है मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित, उसके लिए निर्माण आईएएस की जो बुक आई है उसका हम कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ये उसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे बैगा जनजाति की। तो इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया है एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो वीडियो आया था इसका वो मैराथन वीडियो था, जिसमें हमने एक साथ 3 चैप्टर को कंप्लीट किया था। पहला जो हमारा चैप्टर था वो था मध्य प्रदेश में जनजातियाँ, सामान्य परिचय, भौगोलिक वितरण एवं जनसंख्या। इस बुक का जो दूसरा टॉपिक है जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, साथ ही तीसरा टॉपिक था घुमंतू जनजाति। ये पहले वीडियो में मैराथन वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। साथ ही जो दूसरा वीडियो आया था वह भी मैराथन होने वाला था, लेकिन उसके साथ ही जैसे ही इस वीडियो को अपलोड करना था तो तभी पता चला कि जो एमपीपीएससी की परीक्षा की तिथि है, प्रीलिम्स परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो है वो पोस्टपोन्ड कर दी गई थी, है ना। परीक्षा पोस्टपोन्ड कर दी गई है और इसकी तारीख जो है वो बदल दी गई है। तो फिर हमने सोचा कि इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि मैराथन वीडियो ना लाके अभी इनको टॉपिक वाइज कंप्लीट किया जाए। तो पहले आप टॉपिक वाइज वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जैसे ही परीक्षा पास में आएगी तो हम मैराथन वीडियो से रिवीजन करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम वीडियो में सिर्फ थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद एमसीक्यू का पोर्शन अलग से आएगा, तो एमसीक्यू अलग से लगाए जाएंगे। तो आप पढ़ लेंगे अभी, फिर मैराथन वीडियो से रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद जैसे ही एमसीक्यू लगाए जाते हैं तो एमसीक्यू लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में यह भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं सही होते हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप इस एक महीने में जितना ही पढ़ेंगे ना, वो अगले महीने में आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो पता चलेगा। और फिर जो मई माह में परीक्षा होने वाली है तो उस समय अब आप परीक्षा में बैठेंगे तो उससे पहले आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत हाई लेवल का होगा। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि आज कहीं कहीं भाई दूज है और कहीं पर नहीं भी है, क्योंकि तिथि के अनुसार नहीं भी है। तो कल होली थी, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल वीडियो नहीं आ सका, इसके लिए कोई बात नहीं, हो जाता है। पिछले 3-4 दिन से वीडियो नहीं आया है तो हो जाता, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी जो समस्या है वो ये है कि हमारी आँख में जो है थोड़ी सी दिक्कत चल रही है ना। आँख रेड रेड हो रही है और थोड़ी जलन भी हो रही है, तो मोबाइल देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी वीडियो नहीं आ रहा है। आगे भी 1-2 दिन ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में 1 आध दिन वीडियो ना मिले, लेकिन कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू हो जाए, है ना, कि कंटिन्यू वीडियो आने लगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, हमारे लिए भी अच्छा है। आपसे जुड़ना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है ये जल्द ही 2500 लोगों का परिवार होने वाला है। अभी ये 2300 के आसपास चल रहे हैं हम। जल्द ही मुझे उम्मीद है आपके सहयोग से ये 10,000 का परिवार होगा और देखते ही ये बहुत बड़ा परिवार बनेगा, है ना। तो आप सभी को हैप्पी होली, है ना, और अपने फैमिली वालों से भी कहिएगा हैप्पी होली। चलो, तो इसके बाद हम भील जनजाति हमने देख ही लिया है। अब हम आते हैं गौड़ जनजाति पर। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हम गौड़ जनजाति की बात करेंगे। तो गौड़ जनजाति पे आते हैं और क्या क्या उससे संबंधित प्रावधान है, सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। हमने घुमंतू जनजाति, भील जनजाति, इन सभी को बहुत शानदार तरीके से देख लिया है। अब हमें बात करनी है गौड़ जनजाति की, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है। तो ये हमारा अध्याय 5 है। निर्माण आईएएस की जो बुक आई है जनजाति से संबंधित यूनिट 10 के लिए, उसका ये अध्याय 5 है। तो इसके पहले हम गौड़ जनजाति को एक नज़र में देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ क्या करेंगे, रिवीजन भी करते जाएंगे ताकि अच्छा रहेगा। रिवीजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वीडियो को पूरा देखेंगे आप तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गौड़ जनजाति को एक नज़र में देखते हैं। तो गौड़ जनजाति जो है इसके परिचय देखते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कहाँ की? भारत की। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, साथ ही मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह स्वयं को कोइतोर कहते हैं। तो जो गौड़ जनजाति होती है भारत की सबसे बड़ी, साथ ही मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह स्वयं को कोइतोर कहते हैं। आपको याद रखना है कि इनकी जो प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इनकी प्रजाति है और इनका जो उपनाम है कोइतोर है। तो उपनाम कोइतोर आपको याद रखना है। मूल स्थान जो है इनका भारत है और इनकी जनसंख्या जो है प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25% है और लगभग 50.93 लाख इनकी जनसंख्या है।
तो आपको देखो जनसंख्या तो याद नहीं रहे चल जाएगा, लेकिन परसेंट में आपको याद रखना होगा। प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25% है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जिलों में ये पाई जाती है। कौन सी जनजाति? तो हम बात कर रहे हैं गौंड जनजाति की। किसकी? गौंड जनजाति की। पहले हमने भील की बात कर ही ली है, अब हम गौंड जनजाति की बात कर रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनके शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इनका कद जो है वो छोटा होता है, गहरा काला रंग, मोट होंठ, मतलब मोटे होंठ होते हैं, बड़ी व चपटी नाक, चौड़ा मुंह आदि इनकी विशेषताएं हैं। देखो शारीरिक बनावट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अब ये पहली बार यूनिट ऐड हुई है तो क्वेश्चन कहा नहीं जा सकता है कहाँ से आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना है। इसलिए हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। क्या है, शारीरिक बनावट में ना कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर मिलेगा, बाकी लगभग जनजातियां कुछ ना कुछ प्रकार से मिलती जुलती ही होंगी। तो कहाँ कोई विशेष होगा ना तो वो जरूर बताया जाएगा आपको कि क्या विशेष है। उपजाति की बात करें तो व्यवसाय के आधार पर अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतेश और सोलाहस, ये व्यवसाय के आधार पर है इनकी उपजातियां। साथ ही निवास के आधार पर देखें तो राजगौड़, धुरगौड़ और मुरिया होते हैं। पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति की उपजातियां कौन सी हैं, उनमें से 4 ऑप्शन होंगे, है ना, और उनमें से एक सही देखना होगा आपको। तो प्रधान, ओझा, अगरिया, कोयला भूतेश और सोलाहस इसकी क्या है? उपजातियां हैं। साथ ही निवास के आधार पर कौन कौन सी हैं? राजगौड़ होती हैं, धुरगौड़ होती हैं और मुरिया होती हैं। इनके गोत्र की बात करें तो जो गौड़ जनजाति का गोत्र है, गोत्र को कुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर कहा जाता है इनके गोत्र को। तो पूछा जा सकता है कि गौड़ जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है? कुर कहा जाता है। ये देव उपासना के आधार पर 7 गोत्र होते हैं। 7 गोत्र: पराती, बसूला, पास, कुल्हाड़ी और आदि। जबकि देवगुड़ी के आधार पर देखो, देव उपासना के आधार पर इनके 7 गोत्र होते हैं और देवगुड़ी के आधार पर 62 गोत्र होते हैं। राजगौड़ों के 18 गोत्र अलग हैं, इन्हें दूधा भाई कुर कहा जाता है। जो राजगौड़ होते हैं ना, उनके गोत्र अलग होते हैं और उनको क्या कहा जाता है? दूधा भाई कुर कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। देखो अभी तक क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। ये जो एक नज़र में लिखा है ना आगे फर्स्ट पेज पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा और डायग्राम में दे दिया होता इसको तो ये चीजें और भी अच्छी रहती और भी पढ़ने में और मजा आता। कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है तो सफल होने के लिए ना कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब वो डायग्राम में हो या जैसे भी, पढ़ना तो है ही। और हमें इतनी मेहनत करनी है कि एक ही झटके में सफल हो जाओ। बात का ये पढ़ते ही रहोगे क्या जीवन भर? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गौड़। ये हमने अभी देखा। यह स्वयं को कोइतोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोइतोर कहते हैं। प्रजाति पूछी जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लगा देना है और उपनाम पूछा जाए तो कोइतोर लगा देना है। मूल स्थान भारत। जनसंख्या प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या का 33.25% है। और भौगोलिक विस्तार की बात करें तो कहाँ पर देखने को मिलेगी? आप जाएंगे जब दक्षिण पूर्वी भाग में जाएंगे मध्य प्रदेश के, तो आपको मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में ये देखने को मिलेगी। शारीरिक विशेषताएं देखी थी हमने, फिर हमने उपजातियां देखी कि अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतेश और सोलाहसी क्या हैं? गौड़ जनजाति की उपजातियां हैं। साथ ही राजगौड़, धुरगौड़ और मुरिया आपको याद रखना है। गोत्र की बात कही तो हमने गोत्र क्या है इसका? गोत्र जो है गौड़ जनजाति के वो कुर होते हैं। क्या? कुर गोत्र को कुर कहा जाता है। इसके अलग अलग प्रकार भी देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ सामाजिक संगठन भी पाए जाते हैं। तो आप क्या करें, जैसे अगर आप जनजाति क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जनजाति क्षेत्र में नहीं रहते हो, तो जब भी आप कहीं घूमने को निकले ना, मतलब जब कहीं आप टूर पर निकलें तो ऐसी जगह भी आते जाते रहें करें। जनजातियों से परिचय करें, थोड़ा मिलें जुलें, तो क्या होता है, उनके कल्चर के बारे में जानकारी आपको पता चलेगी, उनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो ये क्या है, एक तो देखो भारत में इतनी विविधता है तो उसको तो जानना जरूरी ही है, जानना भी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये अनेकता में एकता है ना, भारत की विशेषता। ये शुरू से ही स्कूलों से सुनाया जाता है हमें, तो ये तो हमें जानना ही चाहिए। इतनी विविधता है भारत में, हर एक चीज़ को हमें जानने की आवश्यकता है, ताकि कैसे ये देश संभलेगा आगे चल के। आप जब अधिकारी बनोगे ना, आप जब पीसीएस अधिकारी बनोगे आगे जाके, तो आप मध्य प्रदेश के बारे में किस प्रकार से कार्य करोगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जो जनजाति लोग हैं ना, उनके लिए किस प्रकार से वर्क किया जाए,
ये क्या कल्चर होता है इनका, इनको ध्यान में रखते हुए जब आप कल के दिन कार्य करोगे ना, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें प्रारंभिक परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा में तो पहले से ही इनसे क्वेश्चन आ रहे थे और लगातार आए हैं। यूपीएससी में तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं जनजाति से संबंधित। सामाजिक संगठन की बात करें तो मांझी या देशमुख एक संगठन होता है। गांव की पंचायत का मुखिया जिसे भोई कहा जाता है। तो गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहते हैं, भोई कहते हैं उसको। एक मुकद्दम होता है जो गांव का मुखिया होता है। क्या गांव का मुखिया होता है मुकद्दम, जिसे गोटिया भी कहते हैं। ये मालगुजार वसूलता है। क्या करता है, मालगुजार वसूलता है। देखो, जो गांव की पंचायत का मुखिया होता है ना, उसे भोई कहा जाता है, ये पंचायत का मुखिया है। लेकिन जो गांव का मुखिया होता है उसे मुकद्दम कहते हैं, साथ ही गोटिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं और गोटिया भी कहते हैं। एक कोटवार होता है, इसका क्या काम होता है, मुकद्दम की सहायता हेतु नियुक्त होता है कोटवार। एक देवान होता है, मुखिया को गुप्त सूचना देता है देवान। एक लिखई होता है गौड़ जनजाति में, पंचायत के वृद्ध सदस्य को लिखई कहा जाता है। एक होता है बरुआ या गुनिया कह सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये तांत्रिक क्रिया करने वाला होता है। तो इनसे तो आप पहले से ही परिचित होंगे। गुनिया तंत्र विद्या वाले होते हैं। कौन होते हैं, तंत्र। ये लगभग मध्य प्रदेश में सभी जगह पाए जाते हैं। हर एक गांव में गुनिया लोग कुछ लोग देखने को मिले होंगे। हो सकता है आप लोग ये भी जानते हो, आपके आसपास कभी किसी को ये होता है ना कि कुछ हो गया, कहते हैं गांव में ऊपरी हो गया है, तंत्र विद्या हो गई है, तो इससे भी आप परिचित होंगे। हमारे यहाँ तो भैया जब किसी को भूत ऊत लगते थे, जब हम गांव में रहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होती थी। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी हो ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, 40-50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म में बताइएगा कि कोई आपको स्टोरी ऐसी जो आपका आंखों देखा हाल बताइएगा, है ना, भूतों से रिलेटेड या कोई तंत्र विद्या से रिलेटेड। देखते हैं किसके साथ ऐसा अनुभव रहा है, किसके साथ नहीं। तो अगर किसी के साथ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गौड़ जनजाति के भोजन की बात करें तो एक इनका भोजन होता है पेज। क्या होता है, एक इनका भोजन होता है पेज। मोटे अनाज से बना पेय पदार्थ होता है। और महुआ को देव अन्न कहते हैं। ये जो महुआ होता है ना, गौड़ जनजाति के लोग उसको देव अन्न कहते हैं। और जो पेज होता है, मोटे अनाज से बनाया गया एक पेय पदार्थ होता है। क्या, पेय पदार्थ। गौड़ जनजाति में जो विवाह होते हैं, विवाह के प्रकारों में एक तो होता है सेवा विवाह। कौन सा, गौड़ जनजाति में एक सेवा विवाह होता है, एक दूध लौटावा विवाह होता है, पॉलीथर विवाह होता है, चढ़ विवाह, हट विवाह, पठौनी विवाह, प्रीति विवाह और बलात् विवाह आदि होते हैं। देखो कौन कौन से विवाह होते हैं, सेवा विवाह, दूध लौटावा विवाह, पॉलीथर विवाह, चढ़ विवाह, हठ विवाह, पठौनी विवाह, दूध विवाह, प्रीति विवाह और बलात् विवाह होता है। देखो, दूध लौटावा प्रथा जो है, भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा बहन का लड़का और भाई की लड़की की परस्पर विवाह जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, दूध लौटावा प्रथा कहा जाता है। दूत बंध, एक होता है दूत बंध, इसमें क्या होता है, बधू मूल्य प्रदान किया जाता है। और एक होता है लामानाई। क्या होता है, लामानाई विवाह। इसमें सेवा विवाह करने वाला व्यक्ति घर जमाई बनता है। क्या बनता है, घर जमाई बनता है। एक होता है मांगर मांडी, मंडप गाड़ने की प्रथा होती है मांगर मांडी में। और मंडवा मंडवा तरपौनी में क्या होता है, मंडप लाने वाले को दारू देना मंडवा तरपौनी कहलाता है। ये क्या है, छोटी छोटी शब्दावली है, इनको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। तो हो सकता है गौड़ जनजाति से, भील जनजाति से, किसी भी जनजाति से इनकी जो विवाह पद्धति है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तैयार रहना है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें तो इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। इस तरीके से कंटेंट को तैयार करके जाओ ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, परीक्षक में जितनी दम हो कहीं से भी क्वेश्चन दे के देख लें। हम इस तरीके से तैयारी करके जाएंगे, इस तरीके से अपने ब्रह्मास्त्र लेकर जाएंगे कि हमसे एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। इस बार 100 में से 100 का टारगेट करो। आपको 2 महीने का समय एक्स्ट्रा मिला है ना, तो और क्या चाहिए। या तो होली खेलने में समय खराब कर दो, दोस्त यारी शादी विवाह पार्टी डांस नृत्य नाचने में और इनमें सब में समय व्यतीत कर दो, या फिर पढ़ाई में अपना पूरा समय लगा दो। जो भी अभी तक पढ़ लिया है बिल्कुल दनादन इस प्रकार से रिवीजन कर डालो कि 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो। और जब रिजल्ट आए ना, तो प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट देख के ही लोग खुश हो जाएं। ऐसी तैयारी करके जाना है परीक्षा में। गौड़ जनजाति में जन्म मृत्यु संस्कार की बात करें तो एक संस्कार होता है खाहुल पाता। ये एक प्रकार का मृत्यु गान होता है। जब किसी की मृत्यु होती है गौड़ जनजाति में, तो खहुल पाता जो गान है उसको गाया जाता है।
दसमानी, मृत्यु के 10वें दिन किया जाने वाला जो क्रियाकर्म होता है गौड़ जनजाति में, उसे दसमानी कहते हैं। क्या कहते हैं? दसमानी। तो खहुल पाता याद रखना है। गान है, क्या है खहुल पाता? गान है। कब होने वाला? मृत्यु पर। और जो दसमानी है, मृत्यु के 10वें दिन किया जाने वाला जो कार्यक्रम होता है, उसे दसमानी कहते हैं। पाटो प्रथा होती है एक। दसमानी में विधवा स्त्री को पंचों के सामने चूड़ियां पहनाना पाटो प्रथा कहलाता है। तो दसमानी होती है जब वो 10वें दिन मृत्यु के, तो उस दिन क्या होता है, अगर कोई स्त्री विधवा होती है ना, तो उसके पंचों के सामने उसको चूड़ियां पहनाना पाटो प्रथा कहलाती है। गौड़ जनजाति में एक होता है मोरदान। दसमानी में मिला था मृत्युदान, जैसे प्रधान एवं अन्य वस्तुएं जो होती हैं, वो मोरदान कहलाता है। और एक होता है दसौंधी। मोरदान लेने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति दसमानी के दिन मोरदान लेता है ना, उसे दसौंधी कहा जाता है। तो आपको टोटल 5 चीज़ें याद रखनी है। खहुल पाता गान है, दसमानी मृत्यु के 10वें दिन कार्यक्रम, पाटो प्रथा इसमें स्त्री को, विधवा स्त्री को चूड़ियां पहनाई जाती हैं, मोरदान इसमें दान मिलता है जैसे प्रधान हो गया, अन्य वस्तुएं हो गई, और दसौंधी होता है, तो मोरदान लेने वाला व्यक्ति दसौंधी कहलाता है। तो ये 5 चीज़ें याद रखनी है गौड़ जनजाति से संबंधित। गौड़ जनजाति के जो पर्व उत्सव त्योहार हैं, एक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है लारू काजा। इनको अभी विस्तार से देखेंगे सभी को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। देखो, मड़ई होता है, लारू काजा, नवखानी, बिदरी, बकबंधी, हरढिली, छेरता, मेघनाद, ये सभी क्या हैं? इनके गौड़ जनजाति के पर्व हैं। इनके गौड़ जनजाति के देवी और देवताओं की बात करें तो दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव और घमसेन देव को ये विशेष रूप से मानते हैं। साथ ही कुछ देवियों के भी नाम याद रखने हैं। खैरमाई देवी, बंजारिन माई, बूढ़ी माई, कसलाई माई, मरही माता, धुली माई, चेरंगा माई आदि इनकी प्रमुख देवियां हैं। देवरी, पुजारी, लिंगा देव। गौड़ अपनी उत्पत्ति लिंगा देव जो इनके देवता हैं उन्हीं से मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इन्हें कोया पुनेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोया पुनेम भी कहा जाता है किन्हें? लिंगा देव को। तो देखो, हमने पहले तो इनके पर्व त्योहार देखे, उसके बाद हमने इनके देवी देवता देखे। गौड़ जनजाति के देवी देवता में दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, नारायण देव और घमसेन आपको याद रखना है। साथ ही देवियों में आपको विशेष रूप से याद रखना है खैरमाई देवी, बंजारिन माई और साथ में धुली माई का नाम याद रखना है। जो लिंगा देव हैं, ये जो गौड़ जनजाति के लोग हैं अपनी उत्पत्ति इन्हीं से मानते हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। नृत्य और गान की बात करें तो जो गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं, कर्मा, सैला, कहरवा, बड़ौनी और सुगा नृत्य, ये क्या है? इनके प्रमुख नृत्य हैं। तो कर्मा, सैला, कहरवा, बड़ौनी, सुगा, ये गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। साथ ही आपको कुछ गान भी याद रखने हैं, जैसे पडवानी हो गया, दादरिया हो गया, नेह नेह डोरा, सेताम, झूमा झैमर, झूमा झूमर, ये होते हैं। अभी इनके बारे में विस्तार से देखेंगे कि पडवानी कब गाया जाता है ना, ये सभी को विस्तार से देखना है आगे। वाद्य यंत्र इनके से, तो गौड़ जनजाति में जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, अब नद बाद और एक होता है बाद, ताल बाद होते हैं ये। सौबाद, तंतुबाद। तंतुबाद जो होता है वो तारबाद होता है। क्या होता है? जैसे आपने बीणा देखी होगी तो उसमें तार लगा होता है, तो इनको बोलते हैं तारबाद। और तालबाद किन्हें कहते हैं? तालबाद वह होते हैं जिनको हाथों से बजाया जाता है, ताल की मदद से बजाया जाता है। गौड़ जनजाति के आर्थिक जीवन पर एक दृष्टि डालें तो हरवाही खेती का अभाव होता है। गौड़ जनजाति में क्या होता है? इनके पास खेती बहुत कम देखने को मिलेगी, तो ये क्या करते हैं? अधिकतर दूसरों के खेतों में हरवाई करते हैं ना। हरवाई का मतलब होता है एक प्रकार से, क्या कहेंगे अंग्रेजी में इसको, मतलब हरवाई एक प्रकार से ये होता है कि खेती किसी और की रहती है, वहाँ पर एक कृषि कार्य करते हैं और कृषि से जो भी उत्पन्न होता है ना, उसका कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है। एक होता है सियारी, तो धान, कोदो कुटकी, तिलहन, रमतीला आदि खरीफ की फसलों की खेती को सियारी कहते हैं। और उनहारी जो होता है, इसमें गेहूं, चना, राई, मसूर, अलसी आदि रबी की फसलों को खेती होती है। तो सीधा सा ऐसे याद रखना है कि जो खरीफ की फसलें होती हैं ना, वो सियारी में आती हैं, है ना, और जो उनहारी होता है उसमें रबी की फसलों को शामिल किया जाता है। गौड़ जनजाति की भाषा और बोली में आपको गौड़ी एवं डोरली याद रखनी है। कौन कौन सी? गौड़ी और डोरली, ये दोनों ही भाषाएं याद रखनी है इनकी प्रमुख भाषाओं में।
गौड़ जनजाति से संबंधित भित्ति चित्रों की बात करें तो एक होता है नोहिडोरा। महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी हुई रेखाओं में भित्ति का अलंकरण जो होता है उसको नोहिडोरा कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है डिगना, आपको याद रखना है। महिलाओं द्वारा घर की दीवार पर मिट्टी, गोबर आदि से विशेष प्रकार का जो चित्र बनाया जाता है गौड़ जनजाति में, उसे डिगना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिगना कहा जाता है। प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो गौड़ जनजाति से संबंधित जो जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं उनमें भज्जू सिंह श्याम याद रखना है। ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं डिंडोरी जिले के, और 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही दुर्गाबाई व्याम, जिनके बारे में एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2021 में। दुर्गाबाई व्याम जो हैं डिंडोरी जिले से संबंधित प्रसिद्ध डिगना कलाकार हैं और 2022 में पद्मश्री से सम्मानित हैं दुर्गाबाई व्याम। तो भज्जू सिंह श्याम और दुर्गाबाई व्याम, ये दोनों ही नाम आपको गौड़ जनजाति से संबंध हैं जिनके नाम याद रखने हैं। देखो पहले क्या होता था, किसी पर्सनालिटी से क्वेश्चन आ रहा था, जैसे पर्सनालिटी से क्वेश्चन आया, दुर्गाबाई व्याम से क्वेश्चन आया था, और सीधे पूछा जाता था इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो जैसे ये कला से संबंधित है तो पहले आंसर दिया जाता था कला से संबंधित है। अब इस बार यह से इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गौड़ जनजाति से संबंधित नहीं है, या संबंधित है, या किसी और भी जनजाति से पूछा जा सकता है। तो अब आपको इस प्रकार से भी याद रखना होगा कि कौन किस जनजाति से संबंधित है। तो अभी तो हमने देखा है क्या है संक्षिप्त में जानकारी, अब हम विस्तार से समझेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को। गौड़ जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये अभी हमने देखा है। गौड़ जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है और इनका मूल द्रविडियन परिवार में माना जाता है। क्रिस्टोफ वॉन फ्यूर हेमनडार्फ के अनुसार यद्यपि द्रविड़ों का मूल इतिहास अनिश्चित है, किंतु वे भी यही मानते हैं कि द्रविड़ भी समुद्र मार्ग से उसी समय आए जब आर्यों का आगमन हुआ। गौड़ जनजाति के लोग स्वयं को कोयतूर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? कोयतोर कहते हैं गौड़ जनजाति के लोग। एक बैगा किंवदंती के अनुसार एक से दो आदमी निकले। पहला बैगा हुआ और दूसरा गौड़। बैगा टंगिया लेकर जंगल काटने चला गया और जो गौड़ ने नगर संभाल लिया। ऐसी एक कहावत है, किंवदंती है ना। गौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में मांड निवासी काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। तो मांड निवासी काशीराम प्रधान की कथा प्रसिद्ध है। गौड़ों की उत्पत्ति तेलुगु के कौंड शब्द से हुई है। तो गौड़ों की नहीं, गौड़ शब्द की उत्पत्ति है ना, थोड़ा सा हो जाता है किताबों में स्प्रिंट, जिसका अर्थ होता है पर्वत। तो आपको याद रखना है कि गोंड का अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। अर्थात यह जनजाति पर्वतों में पर निवास करती है, इसलिए इसे गोंड कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में कौन से पर्वतों पर देखने को मिलती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत में ये देखने को मिलती है। ब्रिटिश भारत में जनरल कनिंघम ने बंगाली भाषा के आधार पर गौड़ शब्द स्वीकार किया है। गौड़ शब्द स्वीकार किया है और गौड़ उत्पत्ति के संबंध में स्टीफन हिस्फॉल के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह याद नहीं रखना है आपको। हिस्फॉल की मृत्यु, यह भी याद नहीं रखना है इनसे संबंधित जानकारी, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश से संबंधित और भारत से संबंधित जानकारी याद रखनी है। गौड़ जनजाति की जनसंख्या पे आए तो देखो, जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार दोनों ही महत्वपूर्ण है। इनकी टोटल जनसंख्या तो है मध्य प्रदेश में गौड़ जनजाति की 50.93 लाख। कितनी है? 50.93 लाख। और जनजातीय जनसंख्या में जो इनका परसेंट है 33.25। कितना? 33.25 है। 33.25% इनका परसेंटेज है। गौड़ जनजाति की जो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर देखने को मिलेगी? आपको छिंदवाड़ा में जिले में देखने को मिलेगी, यह भी याद रखना है। गौड़ जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। कितनी है? 60.1% है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को छोड़कर अधिकांश दक्षिण पूर्वी भाग में गौड़ जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति का विस्तार नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। दोनों ओर इसलिए मिलता है क्योंकि ये विंध्य पर्वत पर भी मिलती हैं और सतपुड़ा पर्वत पर भी मिलती हैं। तो नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। यह जनजाति जो है विशेष रूप से मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा आदि जिले में निवास करती है। इसके अतिरिक्त यह बैतूल, नर्मदापुरम, पांडुआ मतलब आसपास के जो जिले हैं उनमें भी थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगी, लेकिन विशेष रूप से आपको मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा जिला याद रखना है।
अब हम इनकी शारीरिक विशेषताओं को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। देखो, गोंड जो हैं ये द्रविड़ीयन मूल के हैं। तो सामान्यतः गोंड छोटे कद के होते हैं, गहरे काले रंग के होते हैं, इनके मोटे होंठ होते हैं और जो बड़ी व चपटी नाक होती है, चौड़े मुंह और सीधे बालों वाले होते हैं। स्त्रियों का कद पुरुषों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है और गोंड स्वभाव से लचीले, सच्चे एवं विश्वसनीय होते हैं। कितनी प्यारी बात लिख दी है ना। उपजाति की बात करें तो गौड़ों की जो उपजातियां हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहले व्यवसाय के आधार पर और फिर दूसरा है उसके, अभी देखेंगे, पहले व्यवसाय के आधार पर देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे जब इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था सिलेबस में इस यूनिट को, उससे पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि जनजाति वाला भाग तो था ही। तो उससे प्रतिवर्ष क्वेश्चन आते थे और अभी भी आगे देखने को मिल सकते हैं। देखो, एक होते हैं गौड़ जनजाति के आधार पर अगरिया। कौन होते हैं? अगरिया। ये जो अगरिया होते हैं ये गौड़ जनजाति में लोहे का काम करने वाले होते हैं। तो गौड़ जनजाति के किस वर्ग को अगरिया कहा जाता है? जो लोहे का काम करते हैं उनको अगरिया कहा जाता है। और एक होता है प्रधान गौड़। कौन होते हैं? प्रधान। ये मंदिरों में पूजा पाठ तथा पुजारी का कार्य करते हैं। तो देखो, जब लोहे का कार्य पूछा जाए तो अगरिया लगाना है, और जब मंदिरों में पूजा पाठ तो प्रधान लगाना है। ओझा जो होते हैं पंडिताई एवं तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। तो ये ओझा होते हैं तांत्रिक विद्या वाले। कोयला भूतिस नाचने वाले, गाने वाले। और जो सोलहस होते हैं ये बड़ाईगिरी का काम करते हैं, सोलहस। इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है इनका निवास के आधार पर है। निवास के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है, राजगौड़, धुरगौड़ और मुरिया। ये राजगौड़ जो होते हैं ये लोग भूस्वामी होते हैं, इनके पास भूमि होती है, भूमि के स्वामी होते हैं, ये राजगौड़ होते हैं। और जो धुरगौड़ होते हैं ये सामान्य साधारण वर्ग से आते हैं, है ना। और जो मुरिया या मारिया होते हैं ये अत्यंत पिछड़ी जनजाति होते हैं गौड़ वर्ग में, उनको मुरिया मरिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश शासन की सूची में गौड़ की 50 से अधिक उपशाखा हैं। तो ये सभी दी हुई हैं, तो सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर उतना ही आप याद रख लेते हो तो वह भी पर्याप्त है। ये स्टीफेन फुस के अनुसार इन्होंने क्या किया है, गौड़ जनजाति का वर्गीकरण बताया है। स्टीफन फुस के अनुसार 4 सामाजिक वर्ग पाए जाते हैं, जैसे देवगौड़ हो गया, सूर्यवंशी गौड़ हो गया, सूर्यवंशी देवगढ़ी गौड़ और रावणवंशी गौड़। तो जो स्टीफेन फुस थे ना, उन्होंने क्या किया है, मंडला जिले में जो गौड़ जनजाति निवास करती है ना उसका 4 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया है। कौन कौन सा? सूर्यवंशी गौड़, सूर्यवंशी देवगढ़ी गौड़, देवगौड़ और रावणवंशी गौड़। स्टीफेन हिस्पाल इनके 12.5 भेद बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ स्टीफेन फुस के याद रख लेने हैं और ये सभी याद नहीं रखने हैं ना। गौड़ में जाति विभाजन यही है जो अभी देखा है ना, वही के वही है सबके सब। अब हम इनके गोत्र पर आते हैं। देखो, इनके गोत्र के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है अभी हमने पहले ले ली है, तो अब इनको हम विस्तार से देख लेते हैं। गौड़ों में जो गोत्र होता है उसको कुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुर कहा जाता है। गौड़ों में गोत्र को, गौड़ जनजाति में गोत्र को कुर कहा जाता है। और देवोपासना के अनुसार जो गौड़ों के 7 गोत्र हैं, जैसे देवताओं के घर के आधार पर, जैसे पराती हो गया, बसूला हो गया, पांस, कुसीपा, कुल्हाड़ी, खुशी और सातवां देवी रापी के घर पे निवास करता है। देवगुड़ी के आधार पर गौड़ों के 62 गोत्र हैं। तो अभी हमने पहले देखा देवोपासना के आधार पर, और देवगुड़ी के आधार पर 62 हैं। राजगौड़ों के 18 गोत्र अलग मिलते हैं, इन्हें दूधा भाई कहते हैं। और अन्य प्रमुख गोत्रों में मरकाम, टेकाम, नेताम, इरपाची, कुजाम, तुमराची, बाकरा, भरावी, धुरवा, उइका, परतेती और कुंजाम। ये आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? मरकाम, टेकाम, नेताम, इरपाची, तुमराची, बाकरा, भरावी, धुरवा, उइका, परतेती और कुंजाम। गौड़ जनजाति के परिवार से संबंधित कुछ जानकारी लें तो गौड़ जो होते हैं पितृसत्तात्मक होते हैं, और इनके प्रत्येक घर में एक मुखिया होता है जो घर में लगभग सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है और सभी लोग उनकी आज्ञा मानते हैं। घर में दादी का महत्व दूसरे स्थान पर रहता है और वह घर की मालकिन होती हैं। क्या होती हैं? घर की मालकिन होती हैं।
घर में छोटी बहन को भैया, बड़ी बहन को दीदी और बड़े भाई को बाबू कहा जाता है। ससुर को राउत, सास को राउतायन और भाभी को भौजी कहा जाते हैं। माता पिता को दाऊ दाई, भांजे को भांजा कहते हैं। तो ये भी बढ़िया है ना। ये पारिवारिक संरचना बहुत बढ़िया लगी। देखो, दीदी को तो दीदी ही कहा जाता है, छोटी बहन को भैया, बड़े भाई को बाबू, ससुर को राउत और जो सास होती है उसको राउतायन। भाभी को भौजी कहा जाता है और दाऊ ताई कहा जाता है माता पिता को। और जो भानेज होते हैं ना, उनको भांजा कहा जाता है। गौड़ परिवार में अतिथि सत्कार का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए साफ सुथरा और छोटा कमरा बनाया जाता है। अब हम इनके सामाजिक संगठन के बारे में देखते हैं। अभी हमने देखा कि जो गौड़ों में आंतरिक मामलों को गांव पंचायत में निपटाया जाता है, जिसका मुखिया मांझी या देशमुख होता है। गौड़ों की पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोई कहा जाता है। वहीं गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। मुकद्दम जो होता है ये गांव का मुखिया होता है, जिसे गोटिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटिया कहते हैं। पिता के बाद पुत्र मुकद्दम बना दिया जाता है। मुकद्दम मालगुजारी वसूलता है। क्या करता है? मालगुजारी वसूलता है। एक कोटबार भी होता है, साथ ही एक दीवान होता है और गुनिया या बरुआ होता है। इनके बारे में अभी हमने देखा है। अब हम गांव या आवास के बारे में बातें करते हैं। तो गौंड अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते आए हैं, अतः अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों में इनके निवास स्थान पाए जाते हैं। कृषि योग्य भूमि, जल प्राप्ति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने गांव मैदानी क्षेत्रों में बसाए हैं। इनके घर प्रायः घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। तो अब तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। थोड़े क्या है, धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं ये भी, है ना। इनको सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही ये खुद भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आसपास जो भी गौंड जनजाति के लोग हैं ना, वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह जैसा एक बुक में दिखाया जा रहा है वैसा ही हर जगह हो, ऐसा नहीं है। भोजन खान पान की बात करें तो ये इनके भोजन में एक पेय पदार्थ होता है जिसे पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके भोजन में एक पेय पदार्थ होता है जिसे पेज कहा जाता है। और इनका जो महुआ का भोजन होता है उसे ये देव अन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? देव अन्न कहते हैं। तो ये इनका महत्वपूर्ण है। वस्त्र और परिधान की बात करें तो गौड़ ज्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र, पुरुष लंगोटी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं। स्त्रियों में आभूषण एवं गोदना का अत्यधिक प्रचलन है। साथ ही इनमें पीतल, मोती और मूंगा आदि के आभूषण भी प्रचलित हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। संस्कृति एवं परंपराओं की बात करें तो कुछ जन्म के संस्कार हैं, जैसे बच्चे का जन्म सामान्यतः घर में ही होता है। घर में ही कपड़ों की आड़ का सौर गृह बनाकर जन्म कराया जाता है। शिशु का नरा वंश परंपरा के अनुसार दाई या कोई सियानी नातेदार बांस की पतली नहर से काटते हैं। किससे? बांस की पतली नहर से काटते हैं। वहीं गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। 12वें दिन शिशु का नामकरण होता है तथा 6 दिन बाद बच्चे को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। क्या कराया जाता है? ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ये गौड़ जनजाति में होता है। बच्चों के जन्म से संबंधित संस्कारों के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये इस प्रकार की जानकारी है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। विवाह एवं विवाह प्रथाओं की बात करें तो गौड़ जनजाति में विधवा विवाह एवं बहुप्रथा विवाहों का प्रचलन है। इनमें अंतर विवाह और बहिर्विवाह के नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है। समगोत्री विवाह नहीं होते हैं। गौड़ जनजाति में विवाह विच्छेद और तथा पुनर्विवाह की प्रथा भी होती है। यद्यपि इनमें एकल विवाह प्रथा प्रचलित है, किंतु धनी एवं संपन्न गौड़ 2 या अधिक पत्नियां भी रख लेते हैं। इस जनजाति में अनेक प्रकार के विवाह होते हैं, जिन्हें अभी हम शॉर्ट में देख चुके थे पहले, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। दूध लौटावा होता है, पठौनी होता है, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, पोलीथर विवाह और सेवा विवाह। क्या होता है? गौड़ जनजाति अपनी भाषा में विवाह को लमझाना कहते हैं, इसको सेवा विवाह को। चूंकि इस जनजाति में बधू मूल्य का प्रचलन अधिक होता है, बधू मूल्य को दूध बंद कहते हैं। गौड़ जनजाति में जो वर बधू मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं होता है, वह भावी ससुर की यहाँ सेवा करता है, जिससे खुश होकर उसे कन्या दे दी जाती है। इसे विवाह सेवा विवाह कहा जाता है तथा वह व्यक्ति लमानाई कहलाता है। जो सेवा विवाह करता है व्यक्ति, वो लमानाई कहलाता है। लमानाई को घर जमाई भी कहते हैं।
ससुर के घर पे जाके रहना घर जमाई कहलाता है। दूध लौटावा विवाह, इसमें क्या होता है, गौड़ जनजाति में भाई का लड़का और बहन की लड़की अथवा भाई की लड़की और बहन का लड़का में विवाह का प्रचलन होता है, जिसमें दूध लौटावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध लौटावा कहा जाता है। एक होता है पॉलीथर विवाह प्रथा, इसमें क्या होता है, पॉलीथर विवाह प्रथा गौड़ जनजाति में अपहरण विवाह प्रथा के रूप में पाई जाती है। इसे पाय सोतुर विवाह भी कहा जाता है। तो जो पॉलीथर विवाह प्रथा है, इसको पाय सोतुर विवाह भी कहा जाता है। एक चढ़ विवाह होता है। इस विवाह में वर पक्ष बारात लेकर कन्या के घर आता है। विधवा स्त्रियों के किसी जल जीव के साथ उल्टे फेरे करवाए जाते हैं चढ़ विवाह में। ये सर्वाधिक प्रचलित है गौड़ जनजाति में। हठ विवाह की बात करें तो लड़का लड़की राजी बाजी से विवाह करते हैं। इसमें लड़की भागकर लड़के के घर जाती है। इसे भगेली विवाह भी कहते हैं। बलात विवाह भी होता है। इस प्रथा में लड़का जबरन लड़की को अपने घर में ले आता है या हाट बाजार में हल्दी छींट देता है। अब लड़का लड़की से विवाह करने का हकदार हो जाता है। ऐसा तब होता है जब लड़के एवं लड़की के माँ बाप किसी तरह विवाह करने के लिए राजी नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में रात में ही मंडप गाड़कर बाजे गाजे और नाच के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। एक पठौनी विवाह होता है ना। इसमें क्या होता है कि लड़की की बारात लड़के के घर आती है। तो इसमें लड़की की बारात आती है लड़के के घर, किसमें, पठौनी विवाह में। लड़के के मंडप में भावरें होती हैं। लड़की अपने दूल्हे को विदा करा के अपने घर लाती है। वर्तमान में यह प्रथा बंद हो गई है। कौन सी? पठौनी विवाह। प्रीति विवाह की बात करें तो इस विवाह में लड़की के पिता को वधू मूल्य अनिवार्य रूप से दिया जाता है। कुछ अन्य प्रकार के भी विवाह होते हैं, जैसे विधवा विवाह हो गया, रखेली विवाह होता है, पैठू विवाह होता है, परिवीक्षक विवाह होता है और अंतरजातीय विवाह भी होते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखें तो ददीहाल तथा ननिहाल परिवारों में विवाह करना गौड़ अपना नैतिक अधिकार मानते हैं। क्या मानते हैं? नैतिक अधिकार मानते हैं। एक होता है विवाह में मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहा जाता है। तो विवाह में जो मंडप गाड़ने की प्रथा होती है गौड़ जनजाति में, उसे मांगर माटी कहा जाता है। मंडप लाने वाले को दारू दी जाती है। इसे मंडवा तरपौनी कहा जाता है। जब गौड़ जनजाति में मंडप लाने वाले को दारू दी जाती है तो इसे मंडवा तरपौनी कहा जाता है और मंडप गाड़ने की प्रथा को मांगर माटी कहा जाता है। गौड़ मंडप में 3 तरह से विवाह करते हैं। इसे मंडवा तरही विवाह कहा जाता है। घोटुल प्रथा क्या होती है? अविवाहित युवक युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है, जहां विवाह पूर्व युवक युवतियों को यौन संबंधी शिक्षा दी जाती है। विवाह के पूर्व ही उन्हें आपस में प्रणय संबंध बनाने की स्वतंत्रता होती है। गौड़ जनजाति की लोक परंपरा के अनुसार लिंगों ने घोटुल प्रथा की शुरुआत की थी। अब हम मृत्यु संस्कारों पर आते हैं। गौड़ों के अनुसार बड़ा देव ही आदमी को जन्म देते हैं तथा उसे उठा लेते हैं। तो इनके जो देवता हैं, कौन? बड़ा देव। गौड़ ऐसा मानते हैं, ये जो जनजाति के लोग हैं, गौड़ जनजाति के लोग, ये ऐसा मानते हैं कि जो बड़ा देव हैं यही आदमी को जन्म देते हैं और यही उसको निपटा देते हैं, मतलब सॉरी उठा लेते हैं या उसका मृत्यु का कारण बनते हैं। तो ये किसके हाथ में है सब? ये ऐसा मानते हैं कि बड़ा देव। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं महाकाल, महाकाल की ये और वो, है ना। अब जो भी होता हो, गौड़ों में अग्निदाह एवं दफनाने की परंपरा है। साथ ही स्वाभाविक मृत्यु पर अग्निदाह और तथा बीमारी से मृत्यु पर दफनाया जाता है। अगर किसी की स्वाभाविक मृत्यु होती है तो अग्निदाह दिया जाता है और अगर बीमारी से मृत्यु होती है तो दफनाया जाता है। मृतक संस्कार में दसमानी या 10 गात्र प्रथा गौड़ों को महत्वपूर्ण क्रियाकर्म है। यह मृत्यु के 10वें दिन होता है। एक पाटु प्रथा देखी थी, इसमें विधवा स्त्री को चूड़ियां पहचानी जाती हैं। साथ ही एक मोरदान देखा था, जो एक प्रकार का दान है जो दसमानी के दिन मिलता है। नवाखानी गौड़ों की पितरों की पूजा को का त्यौहार जो होता है वो नवाखानी होता है। तो पूछा जा सकता है कि गौड़ों की पितरों की पूजा से संबंधित है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से एक रहेगा नवाखानी। तो आपको सही टिक करना है, क्या? नवाखानी आपको सही टिक करना है। गौड़ जनजाति के अंतिम संस्कार में खहुल पाता नामक मृत्युगान गाया जाता है। क्या गाया जाता है? खहुल पाता नामक मृत्युगान गाया जाता है। अब हम बात करते हैं डिगना कला की। किस कला की? डिगना कला की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गौड़ जनजाति से संबंधित एक भित्री चित्रकला है। इसमें क्या होता है, दीवार व फर्श पर महिला द्वारा गोबर, मिट्टी आदि से विशेष प्रकार के त्रिकोणीय और ज्यामितीय चित्र बनाए जाते हैं।
यह चित्रकारी विशेष रूप से शादी विवाह पर की जाती है। इसके अलावा ये कभी कभी दीपावली, हरियाली, अमावस्या, होली व मेलों के दौरान भी बनाए जाते हैं। डिग्न कला से संबंधित जो प्रमुख कलाकार हैं उसमें दुर्गाबाई व्याम, जिन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, भज्जू से श्याम, आनंद से श्याम, जग जंगगढ़ से श्याम और धनैया बाई, कलावती श्याम आदि नाम शामिल हैं। तो ये तो थी डिग्ना कला। अब हम बात करते हैं नोह डोरा कला की। ये भी एक भित्ति चित्रकला है। इसके द्वारा महिलाएं घर के में मिट्टी की उभरी रेखाओं की आकृतियां बनाती हैं। अब हम इनके नृत्य और गान पर आते हैं। सबसे पहला नृत्य है जो कर्मा नृत्य है। कौन सा? कर्मा नृत्य। ये गौड़ जनजाति का सबसे प्रमुख नृत्य है। एक प्रकार से स्त्री प्रधान है ये, जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? मांदर है। प्रमुख वाद्य यंत्र है मांदर। यह नृत्य विश्व का प्रथम लोक नृत्य है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो जो कर्मा है, गौड़ जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, स्त्री प्रधान है और विश्व का प्रथम लोक नृत्य भी है। साथ ही इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। सैला नृत्य की बात करें तो यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखो, कर्मा देखा हमने स्त्री प्रधान है, जबकि जो सैला है, सैला नृत्य ये कैसा है? पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को सैल यानी कि पहाड़ों पर करने के कारण सैला नृत्य कहा जाता है। भड़ौनी की बात करें तो ये विवाह नृत्य है। महिलाएं मंडप के नीचे बारातियों को मीठे गीतों के रूप में गाली देती हैं, उसे भड़ौनी कहा जाता है। आपने और भी जगह मध्य प्रदेश में देखा होगा, गारी गाई जाती हैं, गारी गायन होता है शादी विवाह के समय पर। तो ये जो कहलाते हैं ना, समधी समधी होता है वो कहते हैं, तो उसमें गारी का गायन होता है। ऐसे ही जो गौड़ जनजाति है उसमें भड़ौनी होता है। क्या होता है? भड़ौनी। एक होता है बिरहा। बिरहा का संबंध जो है बिरह से है। इसमें लड़की को बिरह का वर्णन मिलता है। कहरवा, यह कहरवा खुशी का गीत नृत्य है। क्या है? कहरवा। सजनी जो होता है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। तो सजनी से स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें समधिन समधी को पकड़कर नाचती है सजनी में। सुगा नृत्य की बात करें तो धान की फसल पककर तैयार होने पर नृत्य किया जाता है। सुगा नृत्य। कौन सा? सुगा नृत्य होता है धान की फसल जब पककर तैयार हो जाती है। दिवनी नृत्य की बात करें तो अहीर कौड़िया का जेवर पहनकर, हाथ में बांसुरी और गदा तलवार डंडा लेकर तथा दोहा गायर नाचता है, इसे दिवनी नृत्य कहा जाता है। अब हम इनकी गीत और कथाओं से संबंधित बात करें तो पहली जो कथा है पडवानी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें भीम को महत्व दिया गया है, क्योंकि गौड़ शक्तिशाली डील डॉल के पुरुष होते हैं, इसलिए अर्जुन की अपेक्षा भीमसेन को अधिक महत्व दिया गया है। किसमें? पडवानी की कथाओं में। झूमर, झूमर की बात करें तो यह प्रेम गीत होते हैं। प्रियतमा अपने प्रीतम की याद में इन गीतों को गाती है। कर्मा गीत की बात करें, कर्मा की, तो कर्मा नृत्य के दौरान कर्मा गीत का गायन होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: कर्मा ढाढा, कर्मा लहकी, कर्मा लंगड़ा और कर्मा रागनी। ददरिया की बात करें तो ददरिया गीत जो हैं बारात के लोगों द्वारा रास्ते में ददरिया गीत का गायन किया जाता है। यह एक वीर रसपूर्ण गीत होते हैं। इसमें सेखी बढ़ाई जाती है। क्या किया जाता है? ददरिया गीत में सेखी बढ़ाई जाती है। नेहडोरा गीत की बात करें तो लड़का बारात को जाते समय जब तैयार तैयार हो रहा होता है तब नेहडोरा गीत गाया जाता है। क्या क्या देखो, नेहडोरा कला भी देखी है ना, और नेहडोरा गीत भी। सैला भड़ौनी, तो भड़ौनी देखा है हमने। क्या है? यह एक गीत एक दूसरे से मजाक के रूप में व्यंग्य कसने के लिए गाए जाते हैं। शादी विवाह में इनमें गालियां भी दी जाती हैं। तो वो वाली गंदी वाली गालियां नहीं है, ये मीठी मीठी गालियां हैं जो सुनने में अच्छी लगती हैं। सजनी की बात करें तो समधी जब समधन के घर जाता है उस समय सजनी गीत गाए जाते हैं। जस गीत की बात करें, किसी की बड़ाई या यश का बखान करते समय जस गीत गाए जाते हैं। कहीं खूब कर रहे हो यश गान, ऐसा कहा जाता है ना, बोला जाता है, उसी को कहते हैं जस गीत। कहरवा, शादी में जब बारात की वापसी होती है उस समय कहरवा गीत गाया जाता है। कब? जब शादी में बारात की वापसी होती है। एक होता है फाग, इसका गायन फागुन मास में होता है। और सेताम जो होता है, इस गीतों के माध्यम से प्रीतम अपनी प्रतिमा पर प्रेम स्वरूप व्यंग करता है सेताम में। एक होता है रामायणी, इसमें राम को महत्व न देकर लक्ष्मण को नायक माना जाता है। रामायणी में लक्ष्मण के 7 विवाह होते हैं। लक्ष्मण को गौड़ लमसनाई भी कहते हैं। लमसनाई गौड़ों की परंपरा है। गोंडवानी जो होता है ये गौंड युद्धों की कथाएं सुनाई जाती हैं इसमें। और गौंडों में स्वांग नाट्य गम्मत प्रमुख लोक नाट्य है। शहडोल में स्वांग गीत विवाह के अवसर पर
बड़हार के दिन गाया जाता है। साथ ही ग्राम मुड़की के मिट्ठू मिट्ठू बक्स स्वांग के कुशल नर्तक हैं। क्या कौन? मिट्ठू बक्स स्वांग। अब हम वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक होता है गौण वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये देखना है आपको, पहला कौन सा? अवनद वाद। इसके अंतर्गत मांदर, टिमकी, सिंह बाजा और नगाड़े आते हैं। मैं आपको बताऊं तो मुझे सिर्फ इनमें से नगाड़ों के बारे में जानकारी है कि नगाड़े क्या कहलाते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या कहलाते हैं। एक होता है धनबाद, ताल मिलाने के लिए बजाए जाते हैं, जैसे मंजीरा, खड़ताल, ढिसकी, चुटकी, झांझ। स्वर बांध, फूंक कर बजाने वाले यंत्र को, जैसे हो गया बांसुरी, शहनाई, अलगोझा। तंतु बांध, तार के मेल से बनने वाले वाद्य यंत्र, उदाहरण तमूरा, चिंकारा, किंडरी, बाना आदि। इनके पर्व और त्योहारों की बात करें तो पहला जो त्योहार आपको याद रखना है मड़ई। कौन सा है? मड़ई आपको याद रखना है। गौड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार होता है, पर्व होता है। इसमें ग्रामीण जन फसल आने की प्रसन्नता, सुखद जीवन का संदेश अथवा किसी विशेष उपलब्धि की सूचना आपस में देकर इस दिन ग्राम्य देवता की आराधना, प्रियजनों से मिलन, आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा यह दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा मंडला डिंडोरी जिले में मनाया जाता है मड़ई। एक लारू काजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है लारू काजा। जो लारू काजा पर्व है इनका, ये नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व सुअर के विवाह का प्रतीक है। इसमें सुअर की बलि दी जाती है। गौड़ जनजाति में यह मान्यता है कि इस पर्व से परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि किसी दूसरे जीव की बलि देने से अपने परिवार में कैसे सुख संपन्नता आ सकती है। तो ये तो गलत है ना। नवाखानी जो होता है, इनका पर्व नवाखानी, ये धान की फसल में जब बाली आना शुरू होता है तब मनाया जाता है और इस दिन नए चावल बनाकर कुल देवी की पूजा अर्चना की जाती है नवाखानी पर्व पर। बिदरी की बात करें तो बिदरी का शुद्ध रूप बदरी या बादल है। इसका अर्थ बादल पूजा है। बिदरी पूजा में बादल के साथ धरती और अन्न की भी पूजा हो जाती है। तो एक प्रकार से क्या है, बिजली बादल की पूजा करना बिदरी कहलाता है। इनका एक पर्व है ना। एक बकबंधी याद रखना है आपको और साथ में आपको याद रखना है हरडिली, छेरता भी याद रखना है आपको, मेघनाद भी याद रखना है आपको। इनकी कुछ मान्यताएं भी हैं, जैसे प्राचीन देवी देवताओं में ये मान आत्मा पूजा प्रचलन है। लिंगा देव को बहुत मानते हैं, जिसको कोया पुनेम भी कहा जाता है ना। अपनी उत्पत्ति भी मानते हैं ये लिंगा देव से। ये हमने पहले देख ली हैं सारी सारी चीजें। गौड़ों के परंपरागत जो पुरोहित हैं वो बैगा लोग होते हैं। गौड़ों का मानना है कि पृथ्वी, जल और वायु देवताओं द्वारा शासित है। अधिकांश गौड़ हिंदू धर्म को मानते हैं। गौड़ जनजाति के पुजारी को देवरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुजारी को देवरी कहा जाता है। गौड़ अपनी स्त्री को मासिक धर्म के समय नहीं छूते, क्योंकि उन्हें स्पर्श करने से फसल नष्ट होने का भय रहता है। स्त्रियों को इस समय सीमा में विशेष झोपड़े में रखा जाता है, जिससे हवा तक न जा सके। देवी देवता की बात करें तो दूल्हा देव, बड़ा देव सबसे व्यापक देव है। गौड़ गौड़ बड़ा देव को सर्वशक्तिशाली मानते हैं। बड़ा देव या बड़का देव के अन्य रूप बड़ा देव, लिंगो राय, लिंगो और बारापैन भी कहा जाता है। बड़ा देव को भगवान शंकर का रूप माना जाता है। बड़ा देव भी स्थापना ग्राम से पूर्व दिशा की ओर होती है। इनकी सवारी सफेद घोड़ा होती है। एक होते हैं ठाकुर देव, है ना, ये गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठते हैं। एक नारायण देव होते हैं, इनका स्थान घर की दहलीज पर होता है। नारायण देव का ये घर में आने वाली बाधाओं को रोकते हैं। धम्मसेन देव होते हैं, साथ ही नागेश्वर देव होते हैं, खैरखूट मुड़िया देव होते हैं और खैरमाई देवी होती हैं। बंजारिन माई, गंगा माई, शारदा माई, शीतला माई, बूढ़ी माई, मरही माता, कसलाई माई, खुलकी माई या दल की माई, धुली माई और चौरंगा माई, इन सबको नाम याद रखने हैं आपको। कुछ और भी हैं जिनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इनसे संबंधित कुछ जादू टोना भी चलता है। तो गौड़ जनजाति में जादू टोना करने और निवारण करने में गुरु गौड़ समाज में 3 प्रकार होते हैं। एक तो उमराव गुरु, जलंधर गुरु और दोगुन गुरु। कौन कौन से? उमराव गुरु, जलंधर गुरु और दोगुन गुरु शामिल हैं। इनकी आर्थिक जीवन में हमने पहले ही देखा कि कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय है। हल इनका प्रतीक है। इनके द्वारा की जाने वाली कृषि को बारी कहा जाता है। तो गौड़ जनजाति के दौरान जो कृषि की जाती है उसको बारी कहा जाता है। कृषि के साथ यह जनजाति पशुपालन भी करती है। गौड़ अपने खेतों में 2 फसलें लेते हैं, एक तो स्यारी, एक उन्हारी।
तो इनको भी हमने अभी देख लिया था पहले, है ना। सियारी में खरीफ की फसलें आती हैं और उन्हारी में रबी की फसलें आती हैं। भाषा बोली की बात करें तो गोंडी और डोरली भाषा याद रखनी है आपको, इनके बारे में और कुछ भी याद नहीं रखना है। गोंडी और डोरली। गोंड जनजाति का जो युवा ग्रह है उसको घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है गोंड जनजाति के युवा ग्रह। देखो, गोंडी बोली के बारे में जानकारी दी गई है तो हमारे सिलेबस में तो जनजाति लिखा है, तो हम हर एक टॉपिक को इतने विस्तार से नहीं पढ़ सकते ना। हमें तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गोंड जनजाति की कौन कौन सी बोली या भाषाएं हैं। तो हमने देख लिया है कि गोंडी बोलते हैं वो, है ना, और डोरली बोलते हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। तो हमें गोंड भाषा के विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। गौड़ी लोग अपना समय गुजारने, बुद्धि परीक्षण तथा मनोरंजन के लिए पहेलियां पूछते हैं। इन पहेलियों को धंधा कहा जाता है। बेरियर एल्विन ने वर्ष 1987 में द मुरिया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। किसने? बेरियर एल्विन ने। तो ये तो था गौड़ जनजाति से संबंधित वीडियो, जिसमें कंप्लीट थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब एमसीक्यू की बात है, तो एमसीक्यू के लिए आपको हमने बता ही दिया है। पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद मैराथन वीडियो आएगा इसका, और फिर एमसीक्यू लगाना हम शुरू करेंगे और हम प्रश्न पूछेंगे आपसे। एमसीक्यू में आपको स्क्रीन पर प्रश्न चल रहा होगा और आपको उसका आंसर करना होगा फटाफट। तो तैयार रहिएगा। क्या होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पर हो, आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं तो उसकी चिंता नहीं करनी है। एमपीजीके के भी वीडियो कंटिन्यू आएंगे, यूनिट 10 के वीडियो कंटिन्यू आ ही रहे हैं, और साथ ही तत्वान जो एमपी करंट अफेयर्स है ना, उसके भी वीडियो जल्दी ही शुरू होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो जय हिंद साथियों।